फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूं कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए आज के हमारे सबसे पहले वर्ड के बारे में, तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है बहस, झगड़ा, तीखी कहा सुनी, वाद विवाद होना, उसे हम जो है वो ऑल्टरकेशन कहते हैं। यानी कि ऑल्टरकेशन का मतलब होता है कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच अचानक जो मतलब कि तेज़ बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, जिसमें जो है वो गुस्से में आर्ग्यूमेंट्स होती है, ऊंची आवाज़ में बातें होती है, तो उसे हम जो है वो ऑल्टरकेशन कहते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फाइट हो, ठीक है, धक्का मुक्की हो, मारपीट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्बल आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी इंटेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि बातों से जो है वो बहुत बड़ा झगड़ा इसमें हो सकता है। ये जो वर्ड है वो अक्सर हम जो है वो मतलब कि किसी के झगड़े के लिए, फैमिली आर्ग्यूमेंट्स के लिए, पब्लिक प्लेसेस में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, या फिर मतलब कि जो कस्टमर सर्विस के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हमारे साथ, उस तरीके के मतलब कि झगड़े के लिए हम जो है वो मतलब कि ऑल्टरकेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ट्रैफिक सिग्नल पर जो है वो दो ड्राइवर्स एक दूसरे से गुस्से में ज़ोर ज़ोर से बहस करने लगते हैं, तो उस सिचुएशन को ऑल्टरकेशन कहा जा सकता है। वैसे अगर ऑफिस में दो एम्प्लॉयज़ यानी कि दो कर्मचारी किसी इशू पर लाउड आर्ग्यूमेंट करने लगे, तो वो भी एक तरीके से ऑल्टरकेशन है। यानी कि रोड पर दो ड्राइवर्स के बीच में बहस का हो जाना, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ का लाउड आर्ग्यूमेंट करना, पड़ोसियों के बीच में जो है वो जोर की कहासुनी हो जाना, कस्टमर्स और शॉपकीपर के बीच में जो है वो गुस्से में बहस हो जाना। तो ये जो सारे एग्जांपल्स है किस चीज़ के हैं? ऑल्टरकेशन के ही एग्जांपल है। यानी कि झगड़ा होना, विवाद होना, कहासुनी हो जाना, ठीक है, तू मैं जिसे हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होना इसे हम क्या कहेंगे? ऑल्टरकेशन हम इसे कहेंगे। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑल्टरकेशन का मतलब सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं होता। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि किसी भी मूवी पर डिसएग्रीमेंट या फिर बहस करना, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट जो मतलब कि इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है। लेकिन ऑल्टरकेशन का क्या मतलब होता है? गुस्से और ऊंची आवाज़ के साथ जो है वो मतलब कि बहुत ही तेज़ी से बहस करना या फिर झगड़ा करना। जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्त जो है वो शांति से किसी मूवी के बारे में अलग अलग ओपिनियंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट होती है। ये होती है किसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट होना कि भाई तुम्हें मूवी पसंद है, मुझे नहीं पसंद, ठीक है, अपना ओपिनियन हम दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई इंटेंस चीज़ नहीं है, इंटेंस माहौल नहीं है कि आप जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा लाउड मैनर में या फिर तीखी आवाज़ में या फिर तेज़ आवाज़ में जो है वो उसे मतलब कि कुछ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अपने जो है वो ओपिनियन बता रहे हो। लेकिन ऑल्टरकेशन में क्या होता है? अगर मान लीजिए कि वही दो दोस्त गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि भाई मेरी ही मूवी सही है, मेरी ही मूवी जो है वो अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये होता है ऑल्टरकेशन। यानी कि जब आपका टोन बढ़ जाता है बात करने का, जब आप बहस करने लगते हो, झगड़े वाले सेंस में जब आप बात करने लगते हो किसी से भी, तो उसे ऑल्टरकेशन कहेंगे। ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट में और ऑल्टरकेशन में डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब बात आती है हमारे सिनोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, क्वारल, डिस्प्यूट या फिर क्लैश। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्वारल। क्वारल का मतलब होता है दो लोगों के बीच में झगड़ा या फिर नाराज़गी वाली बहस होना। जैसे कि दो भाई घर के मतलब कि काम को लेकर अगर क्वारल कर सकते हैं, ठीक है, क्वारल कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से कहासुनी कर सकते हैं, उनके बीच झगड़ा हो सकता है, छोटा मोटा झगड़ा, ठीक है, उस तरीके से नाराज़गी वाली बहस कि भाई तूने ऐसा काम नहीं किया, मैंने इतना काम कर दिया, तू तो बैठा रहा। ये जो हमारी मतलब कि भाई बहनों के बीच में जो झगड़ा होता है उसे क्वारल कहेंगे। दूसरा आता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है? किसी मैटर पर डिसएग्रीमेंट या फिर कॉन्फ्लिक्ट दिखाना। डिस्प्यूट बेसिकली शांत या फिर फॉर्मल भी हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि दो कंपनीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, यानी कि किसी मैटर को लेकर डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति हो सकती है, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये शांत भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, ठीक है। क्लैश हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है दो लोगों या फिर ग्रुप्स के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट या फिर टकराव होना। क्लैश जो है वो बेसिकली ओपिनियंस या फिर इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि दो पॉलिटिकल लीडर्स के व्यूज़ का क्लैश हो सकता है, उनके व्यूज़ के बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है, टकराव है। तो ये होता है किसी चीज़ के बीच में, किसी इंसान के बीच में, किसी ओपिनियन के बीच में क्लैश होना, टकराव होना, ठीक है। हमारे सारे सिनोनिम्स हो गए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन तीन वर्ड्स हैं, एग्रीमेंट, हार्मनी या फिर पीस।
सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी बात पर सबका एक ही राय पर पहुंचना, ठीक है। जब आप जो है वो किसी की बात से सहमत होते हो, जब आपको भी जो है वो मतलब कि सामने वाले की बातें सही लगती है, तो आप क्या कर रहे हो, उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, यानी कि आप जो है वो सहमत हो। एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का वाद विवाद, झगड़ा या फिर कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि टीम डिस्कशन के बाद सब एक प्लान पर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई मुझे भी मंजूर है, मुझे भी मंजूर है, सबको मंजूर है बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे एग्रीमेंट होना। दूसरा हमारा वर्ड आता है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है शांति और आपस में अच्छा संबंध रहना, ठीक है, जिसे हम सौहार्द की भावना कह सकते हैं, ठीक है, भाईचारा जिसे हम कह सकते हैं, ये होती है हार्मनी। हार्मनी क्या होती है, तो पीसफुल रिलेशनशिप को दिखाती है हार्मनी, ठीक है, फैमिली मेंबर्स का प्यार से रहना, ये क्या है, एक तरीके से हार्मनी है, ठीक है, हमारी आपसी मेल मिलाप है, भाईचारा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड है पीस। पीस का मतलब होता है शांति और बिना किसी झगड़े की स्थिति, जहाँ पर मतलब कि शांति होती है, अमन होता है, उस तरीके से हम क्या कहेंगे, पीस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि क्लासरूम में अगर सभी स्टूडेंट अच्छे से, बहुत ही शांति से, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ पढ़ रहे हैं, तो उसे हम पीस कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, अ हीटेड ऑल्टरकेशन ब्रोक आउट बिटवीन टू पैसेंजर्स एट द रेलवे स्टेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि रेलवे स्टेशन पर दो पैसेंजर्स के बीच अचानक बहुत ही तेज और गुस्से वाली बहस शुरू हो गई। तो यहाँ पर ऑल्टरकेशन का मतलब सिर्फ नॉर्मल डिसएग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ऐसी लाउड और एंग्री कहासुनी है जिसमें दोनों तरफ से गुस्से में आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं, दोनों जो है वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। तो इस तरीके से हमने समझा है कि ऑल्टरकेशन यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अत्यधिक, हद से ज़्यादा, असामान्य रूप से अधिक, यानी कि अनुचित रूप से ज़्यादा होना किसी चीज़ का, उसे हम क्या कहेंगे, इनऑर्डिनेट हम उसे कहेंगे। यानी कि इनऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का इतना ज़्यादा होना कि वो नॉर्मल, रीजनेबल या फिर यानी कि जितनी उसकी सीमा होती है, जितनी एक्सपेक्टेड लिमिट होती है, उससे भी वो बाहर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो इनऑर्डिनेट कह सकते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है इनऑर्डिनेट, ये उन सिचुएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी क्वांटिटी, किसी अमाउंट, टाइम, डिज़ायर या फिर बिहेवियर की इतनी एक्सेस होती है कि वो अनयूजुअल या फिर मतलब कि हमें जो है वो सही नहीं लगती या फिर इनअप्रोप्रिएट लगती है, ठीक है। जैसे कि ये जो वर्ड है वो हम अक्सर टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी काम में अगर डिले हो रहा है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, प्राइड, क्यूरियोसिटी, अटेंशन या फिर जो हमारी इच्छाएं होती है, डिज़ायर्स, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो अगर किसी सिंपल काम को कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया तो हम कहेंगे कि उसमें एन ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम लगा है। वैसे अगर कोई इंसान अपने अचीवमेंट पर हद से ज़्यादा प्राउड करता है तो वो उसे जो है वो मतलब कि इनऑर्डिनेट प्राइड कहा जा सकता है। इस तरीके से आपको समझना है, यानी कि एक छोटे से काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगना, किसी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा चिंता करना, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ प्राइड दिखाना, किसी बात पर अननेसेसरी अटेंशन देना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इनऑर्डिनेट का ही मतलब कि एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि इनऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ वेरी या फिर अलॉट नहीं होता। वेरी या फिर अलॉट का मतलब होता है सिर्फ ज़्यादा होना, लेकिन इनऑर्डिनेट का मतलब होता है इतना ज़्यादा होना कि वो अनरीजनेबल, एक्सेसिव या फिर एबनॉर्मल लगे। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना, तो ये होता है भाई कोई चीज़ जो है वो मतलब कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एक सिंपल असाइनमेंट को कंप्लीट करने में 2 हफ्ते लगा दिए, तो ये तो ऑर्डिनेट यानी कि नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम है, इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, यानी कि ऐसी चीज़ें अनयूजुअल होती है। तो ये होता है इनऑर्डिनेट होना किसी चीज़ का, यानी कि वेरी अलॉट और इनऑर्डिनेट में डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, एक्सेसिव, अनड्यू या फिर इमॉडरेट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सेसिव। एक्सेसिव का क्या मतलब होता है, ज़रूरत से ज़्यादा या फिर लिमिट से ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मिठाई खाना, चॉकलेट्स खाना, ये क्या हो सकता है, एक्सेसिव हो सकता है, यानी कि इन सारी चीज़ की जो है वो ज़्यादती हो रही है, यानी कि ज़्यादा हो रही है, यानी कि नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेसिव हम उसे कहेंगे। जब किसी कोई चीज़ ज़्यादा होती है, नॉर्मल से, लिमिट के बाहर होती है, तो उसे एक्सेसिव कहा जाता है। अनड्यू हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है जो मतलब कि उचित या फिर फेयर नहीं होता, अप्रोप्रिएट नहीं होता, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अनड्यू हम उसे कहेंगे। जैसे कि किसी एम्प्लॉय पर जो है वो मतलब कि अनड्यू प्रेशर डालना गलत हो सकता है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट नहीं है उतना अगर प्रेशर आप डालोगे तो वो चीज़ गलत ही होगी। तो अनड्यू में जो है वो किसी चीज़ के अनफेयर होने को या फिर अननेसेसरी एक्सेस को दिखाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
और तीसरा हमारा वर्ड आता है इमॉडरेट। इमॉडरेट का मतलब होता है बिना किसी लिमिट के बहुत ही ज़्यादा होना। इमॉडरेट में सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है और यहाँ पर जो है वो एक्सेस को दिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हर दिन जो है वो फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, इमॉडरेट ईटिंग हो सकती है कि भाई आप जो है वो सेल्फ कंट्रोल आप में है ही नहीं, रोज़ रोज़ आप जो है वो मतलब कि जंक फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, इससे आपके क्या होगी, तबीयत बिगड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है और किसी चीज़ की मतलब कि ज़्यादती भी हो रही है, एक्सेस भी हो रहा है किसी चीज़ का, तो इसे हम कहेंगे इमॉडरेट होना। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, मॉडरेट, रीजनेबल या फिर प्रपोर्शनेट। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ही कम, यानी कि मॉडरेट में चीज़ें कैसी होती है, बैलेंस में होती है। जैसे कि मान लीजिए कि रोज़ मॉडरेट एक्सरसाइज हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ना ज़्यादा करनी चाहिए ना कम करनी चाहिए, बिल्कुल मतलब कि जैसे आपको ठीक लगती है, जितना आपकी बॉडी मतलब कि झेल सकती है उतनी अगर आप एक्सरसाइज करते हो मॉडरेट लेवल में, तो वो एक्सरसाइज आपके लिए हेल्थ के लिए कैसी होगी, अच्छी होगी, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा हमारा वर्ड आता है रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है जो चीज़ फेयर होती है, अप्रोप्रिएट होती है या फिर उचित होती है, जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि एक्सेप्टेबल लिमिट में किसी चीज़ का होना, उसे हम रीजनेबल कह सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए एक रीजनेबल डेडलाइन देना सही है कि भाई 3-4 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, लेकिन आप अगर महीना महीना लगा रहे हो तो वो तो इनऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा हमारा है प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट का क्या मतलब होता है, जो सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस या फिर सूटेबल हो। प्रपोर्शनेट में बेसिकली बैलेंस होता है, जैसे कि छोटी गलती पर जो है वो प्रपोर्शनेट वार्निंग देना ठीक है, कि गलती के हिसाब से वार्निंग देना ठीक है। अगर कोई छोटा बच्चा कोई मिस्टेक कर देता है, ठीक है, किसी के घर से चोरी कर लेता है, मान लीजिए कि कोई चीज़ चुरा कर ले जाता है, तो अगर आप उसे अगर ऐसा बोलोगे कि मैं तुझे जान से मार दूंगा आगे से अगर ऐसा किया, तो ये होता है कि भाई ये चीज़ प्रपोर्शनेट नहीं है। गलती के हिसाब से सज़ा दो, गलती के हिसाब से कोई चीज़ अगर मतलब कि आप उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ बैलेंस में होती है, उस तरीके से अगर आप उसे बोल रहे हो कि बेटा आगे से ऐसा नहीं करना है वरना जो है वो तुम्हें डांट पड़ेगी या फिर तुम्हें मार पड़ेगी, इस तरीके से अगर आप कहोगे तो वो होगा प्रपोर्शनेट है। सज़ा के यानी कि गलती के हिसाब से सज़ा प्रपोर्शनेट है। इस तरीके से जो चीज़ उसके हिसाब से सूटेबल होती है उसे हम कहते हैं प्रपोर्शनेट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द प्रोजेक्ट टुक एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। इस सेंटेंस का मतलब है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एक्सपेक्टेड या फिर नॉर्मल टाइम से बहुत ही ज़्यादा समय लग गया। तो यहाँ पर इनऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं है, बल्कि इतना ज़्यादा टाइम है जो कि अनरीजनेबल है, अनयूजुअल है या फिर एक्सपेक्टेड लिमिट से बहुत ही ज़्यादा बाहर है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है कि इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है न्यूआंस। दोस्तों न्यूआंस का क्या मतलब होता है, बहुत ही बारीक अंतर होना, बहुत ही हल्का सा अंतर होना, नाजुक विशेषता होना किसी चीज़ में, तो उसे हम जो है वो न्यूआंस कह सकते हैं। यानी कि न्यूआंस का मतलब होता है किसी चीज़ में मौजूद बहुत ही छोटा, बहुत ही सटल और फाइन डिफरेंस, जो पहली नज़र में आसानी से नज़र भी नहीं आता, लेकिन ध्यान से देखने से या फिर मतलब कि समझने पर उसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ आती है। ये जो वर्ड है वो उन छोटी छोटी डिटेल्स या फिर डिफरेंसेस के लिए यूज़ होता है जो मीनिंग, एक्सप्रेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग को बदल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, इमोशंस, कल्चर या फिर बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का जो है वो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लिश में 2 वर्ड है, हाउस और होम। दोनों का मतलब होता है घर, लेकिन होम में जो है वो अपनापन और इमोशंस की फीलिंग होती है। ये छोटा सा मीनिंग का जो है वो डिफरेंस है, तो इसे हम जो है वो न्यूआंस कह सकते हैं कि भाई दोनों का मीनिंग जो है वो मतलब कि सेम है लगभग, लेकिन फिर भी इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ बहुत ही छोटा अंतर दिखाती है उन्हें न्यूआंस कहा जाता है। जैसे कि 2 सिमिलर वर्ड्स की मीनिंग में हल्का सा डिफरेंस, वो भी न्यूआंस होता है। किसी एक्टर के एक्सप्रेशन का छोटा सा बदलाव, वो भी न्यूआंस कहलाया जा सकता है। पेंटिंग में कलर्स की फाइन शेडिंग, किसी की आवाज़ में टोन का हल्का सा चेंज हो जाना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, न्यूआंस ही कहलाई जाती है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि न्यूआंस का मतलब सिर्फ डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस का तो मतलब होता है कोई भी अंतर। ठीक है, कोई भी अंतर, बेसिक भी अंतर, उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस हम उसे कहेंगे। लेकिन न्यूआंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सटल, फाइन और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हर किसी को तुरंत नज़र नहीं आता। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की है, क्या आपको उसमें देखने के लिए यानी कि देखने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि लड़का कौन सा है, लड़की कौन सी है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस है, ये चीज़ हो गई कि कोई मतलब कि आपको देखकर भी जो है वो आसानी से पता चल जाता है। डिफरेंस चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो डिफरेंस कहलाया जाएगा। लेकिन नुआंस क्या होता है, जब दोनों चीज़ें लगभग सेम होती है, एक जैसी दिखती है या फिर एक जैसा मीनिंग कन्वे करती है, लेकिन फिर भी उनमें जो है वो छोटा सा अंतर होता है, तो वो होता है न्यूआंस। जैसे कि मान लीजिए डिफरेंस समझते हैं हम, यानी कि इसके बीच का भी हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि डिफरेंस और न्यूआंस में डिफरेंस क्या है। तो चलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम समझने वाले हैं। जैसे कि आपको अगर हम समझाएं कि डिफरेंस और न्यूआंस में क्या अंतर होता है, तो जैसे रेड और ब्लू कलर है, तो रेड और ब्लू कलर के आपको पता नहीं चलेगा कि रेड कौन सा कलर है और ब्लू कौन सा कलर है। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये होता है किसी चीज़ में डिफरेंस होना, चाहे वो बड़ा हो चाहे फिर वो छोटा हो, आसानी से पहचाना जाए या फिर मतलब कि ना भी पहचाना जाए, तो ये होता है किसी चीज़ में डिफरेंस होना। लेकिन मान लीजिए कि लाइट ब्लू और स्काई ब्लू के बीच का जो डिफरेंस है, जो मतलब कि अंतर है, ये बहुत ही हल्का सा शेड डिफरेंस है। क्या आप इसमें जो है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे? आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई लाइट ब्लू नाम की क्या चीज़ है और स्काई ब्लू नाम की क्या चीज़ है। तो ये होता है किसी चीज़ में न्यूआंस होना, कि कोई चीज़ लगभग सेम जैसी है लेकिन फिर भी उनमें अंतर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि डिफरेंस और न्यूआंस में अंतर क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, सटिलिटी, डिस्टिंक्शन या फिर शेड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सटिलिटी। सटिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की बहुत ही फाइन या फिर डेलिकेट क्वालिटी होना, ठीक है। जैसे कि एक एक्सपीरियंस टीचर स्टूडेंट के आंसर की सटिलिटी को समझ सकता है, ठीक है, यानी कि उनकी फाइन या फिर डेलिकेट क्वालिटी को समझ सकता है, तो उसे हम कहेंगे सटिलिटी होना। डिस्टिंक्शन दूसरा वर्ड है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस, उसे डिस्टिंक्शन कहा जाता है। जैसे कि कैट और टाइगर के बीच का जो साइज डिफरेंस है एक डिस्टिंक्शन है, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टिंक्शन कहेंगे, यानी कि दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। शेड हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है मीनिंग, फीलिंग या फिर कलर का हल्का सा वेरिएशन होना। जैसे कि मान लीजिए कि पेंटिंग में जो है वो किसी भी कलर के अलग अलग शेड्स हो सकते हैं, तो ये होता है किसी चीज़ का शेड होना, यानी कि है तो एक ही चीज़ से बिलोंग करते हैं, यानी कि बिलोंग एक ही चीज़ से करते हैं लेकिन फिर भी अलग अलग है। इस तरीके से हम कहेंगे कि शेड क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, सेमनेस, यूनिफॉर्मिटी या फिर आइडेंटिटी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सेमनेस। वर्ड से ही पता चल रहा है, सेमनेस का मतलब होता है एक जैसा होना, जहाँ पर कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि फैक्ट्री में एक ही डिज़ाइन की अगर 100 बोतलें बन रही है, यानी कि बॉटल्स बन रही है, ठीक है, तो उसमें हमें जो है वो मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उनमें क्या है, सेमनेस है, एक जैसा मतलब कि एक जैसे होने की मतलब कि क्वालिटी है, नोटिसेबल डिफरेंस जो है वो उसमें दिख नहीं रहा। तो इस तरीके से हम बता पाएंगे कि सेमनेस यानी क्या होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है हर जगह एक ही पैटर्न या फिर एक ही कंसिस्टेंसी का होना। यूनिफॉर्मिटी में वेरिएशन की कमी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल यूनिफॉर्म्स है, उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, एक ही पैटर्न होता है, एक ही चीज़ की कंसिस्टेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है वो अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है किसी चीज़ की यूनिफॉर्मिटी होना, एक जैसा होना, ठीक है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि पूरी तरीके से एक जैसा या फिर आइडेंटिकल होना। आइडेंटिकल होना यानी कि सेम होना। जैसे कि मान लीजिए कि मशीन से निकले जो है वो 2 आइडेंटिकल स्क्रूज आइडेंटिटी को दिखाते हैं कि भाई दोनों भी जो स्क्रूज है वो सेम है बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। तो ये सारे हमारे जो है वो एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी के साथ एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ अ लैंग्वेज टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। इस सेंटेंस का मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज के छोटे छोटे मीनिंग डिफरेंसेस, एक्सप्रेशंस और सटल डिटेल्स को अच्छी तरीके से समझने में कई साल की प्रैक्टिस लगती है। तो यहाँ पर नुआंसेस का मतलब सिर्फ डिफरेंसेस से नहीं है, बल्कि लैंग्वेज के फाइन और मीनिंगफुल डिफरेंसेस से है, जो उसे नेचुरली और एक्यूरेटली समझाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि नुआंस यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है आर्टिफाइस।
आर्टिफाइस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है छल, कपट, गबन, चालाकी, धूर्तता, बनावटी उपाय। तो ये सारे इसके जो है वो मीनिंग्स है, ठीक है? आर्टिफाइस के मीनिंग है। यानी कि आर्टिफाइस का मतलब होता है कि किसी को धोखा देने, मैनिपुलेट करने या फिर अपना फ़ायदा निकालने के लिए बहुत ही चालाकी से बनाई गई ट्रिक, स्कीम या फिर डिसेप्टिव मेथड, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफाइस हम उसे कह सकते हैं। इसमें इंसान जो है वो अपनी असली नीयत को छुपाकर दूसरों को कन्फ्यूज़ करता है, मिसलीड करता है या फिर मैनिपुलेट करता है, ठीक है? ये जो वर्ड है वो हम अक्सर पॉलिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, स्कैम्स, नेगोशिएशंस, क्राइम स्टोरीज, लिटरेचर या फिर पर्सनल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई फ्रॉडस्टर लोगों को फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम दिखाकर उनसे पैसे ले ले, तो उसने क्या किया है? आर्टिफाइस का यूज़ किया है। वैसे अगर कोई एम्प्लॉय अपनी गलती छुपाने के लिए झूठी कहानी बना दे, तो वो भी एक तरीके की आर्टिफाइस होती है। यानी कि फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम से जो है वो लोगों को धोखा देना, गलती छुपाने के लिए जो है वो झूठी कहानी बनाना, बिजनेस डील में चालाकी से फैक्ट छुपाना, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ही शातिर प्लान बनाना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो बातें हैं, ये आर्टिफाइस के ही एग्जाम्पल है, ठीक है? लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिफाइस का मतलब सिर्फ ट्रिक नहीं होता। जैसे कि ट्रिक का तो मतलब होता है कोई भी चालाकी, कोई भी टेक्निक, ठीक है? जैसे कि अगर आपको ट्रिक के बारे में बताऊं तो मैजिशियन क्या करता है? ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए कार्ड ट्रिक दिखाता है, अलग अलग तरीके की ट्रिक्स दिखाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे पैसे ऐंठने के लिए उसने ऐसा कुछ किया है, बल्कि वो तो बोल भी नहीं रहा कि भाई मेरा शो देखने के लिए आपको आना ही पड़ेगा, बल्कि आप खुद पैसा देकर जो है वो ट्रिक देखने के लिए जा रहे हो। तो ये तो होता है कोई ट्रिक होना, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि मैजिशियन जो है वो अपने टैलेंट को शो कर रहा है, बेसिकली कोई ट्रिक्स दिखा रहा है इस तरीके से। तो ट्रिक और आर्टिफाइस में डिफरेंस ये है कि आर्टिफाइस का मतलब होता है ऐसी चालाकी या फिर ऐसा डिसेप्टिव प्लान जो जानबूझकर किसी को धोखा देने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्कैमर जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर लोगों से पैसे ले लेता है। अब आप जो है वो खुद तो लुटने के लिए जाओगे नहीं, बल्कि वो सामने से आ रहा है और वो जो है वो धोखे से अपना काम निकलवा रहा है। तो ये होता है किसी चीज़ में आर्टिफाइस होना। ट्रिक और आर्टिफाइस में जो है वो डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। सिनोनिम्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डिसेप्शन, ट्रिकरी या फिर गाइल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है किसी को धोखा देने के लिए क्रिया करना या फिर कोई एक्ट करना। बेसिकली डिसेप्शन धोखा देने के एक्ट को दिखाता है, जैसे कि फेक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाकर लोगों को कंफ्यूज करना। तो ये भी एक तरीके से डिसेप्शन होता है, ठीक है? अगला हमारा वर्ड आता है ट्रिकरी। ट्रिकरी का क्या मतलब होता है? चालाक और मतलब कि बहुत ही डिसऑनेस्ट तरीके से किसी को बेवकूफ़ बनाना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दुकानदार है जो कि गलत वेट मशीन से कस्टमर को चीट करता है कि भाई अगर किसी को आधा किलो सामान चाहिए, यानी कि 500 ग्राम सामान चाहिए किसी को, तो वो क्या करता है कि उस वेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है जिससे कि उसे कम सामान देना पड़े। तो ये होता है ट्रिकरी, ठीक है? यानी कि चालाकी से बेवकूफ़ बनाना किसी को। और तीसरा है गाइल। गाइल का क्या मतलब होता है? चालाकी और धोखेबाजी से अपना काम निकलवाना। इसमें जो है वो इंसान बहुत ही धूर्त या फिर कनिंग नेचर का होता है। कनिंग नेचर का होता है यानी कि बहुत ही शातिर होता है, लोमड़ी की तरह होता है बिल्कुल। तो मान लीजिए कि एक कौन जो है वो कौन आर्टिस्ट की जो है वो गाइल उसकी पर्सनालिटी में होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गाइल यानी क्या होता है, और बाकी जो हमने सिनोनिम्स पढ़े हैं इसके भी सारे हमें मीनिंग्स ध्यान रखने हैं। अब ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी या फिर कैंडर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है? ईमानदारी, सच्चाई। जैसे कि मान लीजिए कि कस्टमर को प्रोडक्ट की असली कंडीशन बताना, तो ये ऑनेस्टी होती है कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन में मेरा प्रोडक्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो ये होता है किसी चीज़ का मतलब कि ईमानदार होना, किसी व्यक्ति का ईमानदार होना, ठीक है? दूसरा आता है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का क्या मतलब होता है? दिल से सच्चा या फिर जेन्युइन होना। जैसे कि दोस्त से जो है वो अपनी गलती मान लेना, ये भी सिंसियरिटी होती है कि भाई आप दिल से सच्चे हो या फिर जेन्युइन हो, इस तरीके से। सिंसियरिटी में बेसिकली कोई हिडन मोटिव्स नहीं होते, यानी कि इस तरीके से नहीं है कि आप अपने मन के अंदर जो है वो कुछ छुपा कर चल रहे हो। सिंसियरिटी वो होती है जो मतलब कि जैसे आप अंदर से हो वैसे ही सामने हो, उसे हम कहेंगे सिंसियरिटी, ठीक है? अगला हमारा वर्ड आता है कैंडर। कैंडर का मतलब होता है खुलकर और बिना कुछ छुपाए सच बोल देना। इसमें जो है वो ओपन और ट्रांसपेरेंट होने का जो है वो मतलब कि एक सेंस आता है। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को ये वर्ड दिखाता है, जहाँ पर मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि जॉब इंटरव्यू में जो है वो अपने स्किल्स के बारे में सच बता देना, तो ये कैंडर हो सकता है कि भाई मुझे इतनी चीज़ें आती है, जो मतलब कि कुछ लोग जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी स्किल मेरे अंदर है। तो ऐसा ना बताकर जितना आपको आता है उतना सच्चाई से पेश कर देना, तो उसे हम जो है वो कैंडर कह सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को बिना छुपाए सच बोल देना, तो ये होता है कैंडर। ओके, हमारे सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है
द पॉलिटिशियन यूज्ड आर्टिफाइस टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द वोटर्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि पॉलिटिशियन ने वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए, ट्रस्ट जीतने के लिए चालाकी और धोखेबाजी से भरे तरीके या फिर स्कीम्स का यूज़ किया। तो यहाँ पर आर्टिफाइस का मतलब स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ऐसे डिसेप्टिव ट्रिक या फिर मेथड है जिसका मकसद लोगों को मिसलीड करके उनका भरोसा जीतना था। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है कि आर्टिफाइस यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसोल्यूशन। दोस्तों डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का विघटन होना, समाप्ति होना, भंग होना, टूटना, समाप्त हो जाना। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसोल्यूशन इस वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टनरशिप, मैरिज, कमिटी या फिर ग्रुप का जो है वो ऑफिशियली या फिर ग्रेजुअली ख़त्म हो जाना या फिर टूट जाना। इसका मतलब किसी चीज़ का एंडिंग, ब्रेकअप या फिर डिसबैंडिंग भी हो सकता है। साइंस में डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का लिक्विड में पूरी तरीके से घुल जाना, उसे भी हम जो है वो डिसोल्यूशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये दो मीनिंग्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है वो हम अक्सर कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, शादी के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो क्लब्स होते हैं या फिर जो केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, अगर दो बिजनेस पार्टनर्स मिलकर कंपनी चला रहे थे और बाद में ऑफिशियली पार्टनरशिप उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दी, यानी कि पार्टनरशिप वो ख़त्म कर देते हैं, तो इसे द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कहा जा सकता है। वैसे ही जब नमक पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है या फिर जो शक्कर है वो पूरी तरीके से पानी में घुल जाती है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से ये डिसोल्यूशन कहलाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन द वाटर या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द शुगर इन द वाटर, इस तरीके से। यानी कि बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफिशियली खत्म हो जाना, पार्लियामेंट का डिसॉल्व हो जाना, मैरिज का लीगली एंड हो जाना, नमक का पानी में घुल जाना। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके के एग्जाम्पल है? डिसोल्यूशन के ये एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि डिसोल्यूशन का जो मतलब है वो सिर्फ एंड नहीं होता। एंड का तो मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म हो जाना, जबकि डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर रिलेशनशिप का ऑफिशियली या फिर नेचुरली टूट कर खत्म हो जाना, या फिर साइंस में किसी सब्सटेंस का लिक्विड में घुल जाना। यानी कि जब डिसोल्यूशन की बात आती है तो किस तरीके से खत्म होती है कोई चीज़, तो इसका जो यूज़ है वो हम ग्रुप के लिए, यानी कि इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। उनकी जो बनाई हुई जो फर्म्स है, ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, रिलेशनशिप्स है, या फिर जो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफिशियली खत्म होती है तब हम डिसोल्यूशन का यूज़ करते हैं। या फिर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो जब कोई चीज़ पूरी तरीके से किसी में घुल जाती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन एंड का तो मतलब होता है किसी भी चीज़ का खत्म होना, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आप अगर आइसक्रीम खा रहे हो, अगर आपकी आइसक्रीम खत्म हो गई तो वो होता है एंड होना, उसे भी हम एंड होना कहेंगे। मूवी खत्म हो गई तो ये भी एंड है। लेकिन दो पार्टनर्स ने लीगल एग्रीमेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी, अब यहाँ पर इंसानों की बात हो रही है, उनके एग्रीमेंट की बात हो रही है, उनकी पार्टनरशिप की बात हो रही है, तब हम यूज़ करेंगे डिसोल्यूशन का। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एंड होने में और डिसोल्यूशन में। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, टर्मिनेशन, डिसबैंडमेंट या फिर ब्रेकअप। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑफिशियली एंड या फिर क्लोज हो जाना। ठीक है, यानी कि टर्मिनेशन किसी भी प्रोसेस या फिर एग्रीमेंट के एंड को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के थ्रू खत्म हो सकता है, तो उसे हम टर्मिनेशन कहेंगे। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिसबैंडमेंट। डिसबैंडमेंट का क्या मतलब होता है? किसी ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन का टूट जाना या फिर ऑफिशियली जो है वो बंद हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे? डिसबैंडमेंट हम उसे कहेंगे। जैसे कि एक म्यूजिक बैंड का अलग हो जाना, तो ये होता है डिसबैंडमेंट, कि भाई वो अलग हो गए। ठीक है, टूट गया, यानी कि उनका जो एक तरीके से जो एग्रीमेंट था, यानी कि साथ काम करने का जो एग्रीमेंट था वो टूट गया। इस तरीके से हम जो है वो डिसबैंडमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेकअप का तो मतलब आपको पता ही होगा, जब रिलेशनशिप या फिर पार्टनरशिप का टूट जाना होता है। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मतलब कि ब्रेकअप का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि टूटने के सेंस में, अलग होने के सेंस में। तो हमारे ये सारे हो गए सिनोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, फॉर्मेशन, एस्टैब्लिशमेंट या फिर कंटिन्यूएशन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फॉर्मेशन, जहाँ पर हम किसी चीज़ के नष्ट होने को, खत्म होने को, टूटने को पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कि कोई चीज़ जो है वो बनती कैसी है। ठीक है, उत्पन्न कैसी होती है। फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? किसी ग्रुप, कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का बनना, शुरुआत को दिखाता है बेसिकली ये जो वर्ड है। यानी कि जैसे कि नई स्टार्टअप की फॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या हो सकती है? एक्साइटिंग हो सकती है। यानी कि फॉर्मेशन हुआ, यानी कि कोई चीज़ बनी है, कोई चीज़ नई आई है, इस तरीके से।
इस्टेब्लिशमेंट हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियली स्थापित होना, उसे हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट क्रिएशन को दिखाता है, जैसे कि एक एनजीओ का इस्टेब्लिशमेंट सोशल वर्क के लिए किया जाना, तो ये क्या होता है कि भाई एनजीओ का जो है वो मतलब कि एनजीओ की स्थापना हो चुकी है इस तरीके से, यानी कि वो आ चुकी है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का लगातार चलते रहना। जो चीज़ पहले से मौजूद होती है, इसमें जो है वो कोई चीज़ मतलब कि नए उत्पन्न नहीं होती, कोई चीज़ जो है वो नई स्थापित नहीं होती। वो चीज़ अगर पहले से मौजूद है और वही चीज़ अगर चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूएशन हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, कंपनी तो पहले से ही है, कंपनी जो है वो नए से मतलब कि नए सिरे से स्टार्ट नहीं हुई है या फिर स्थापित नहीं हुई है, कंपनी पहले से ही है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यूएशन में है। ग्रोथ कंटिन्यूएशन में है यानी कि वो जो है वो लगातार चल रही है, ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है। इस तरीके से हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूएशन यानी होता क्या है। तो हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप वॉज फाइनलाइज्ड आफ्टर बोथ ओनर्स एग्री टू सेपरेट। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब दोनों ओनर्स अलग होने पर राजी हो गए तब उनकी बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफिशियल एंड या फिर ब्रेकअप पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन का मतलब सिर्फ पार्टनरशिप का खत्म होना नहीं है, बल्कि उसका लीगल और ऑफिशियल तरीके से समाप्त होने से है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है कि ये जो हमारा वर्ड है डिसोल्यूशन, इसका मतलब होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अकल्ट। दोस्तों अकल्ट का मतलब होता है गुप्त, रहस्यमय, तांत्रिक, अलौकिक शक्तियों से संबंधित। अलौकिक शक्ति यानी कि सुपरनैचुरल पावर्स, उनसे रिलेटेड कुछ होना, तो उसे हम अकल्ट कह सकते हैं। यानी कि अकल्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हिडन होती है, मिस्टीरियस होती है या फिर सुपरनैचुरल पावर से रिलेटेड होती है और जिन्हें नॉर्मल साइंस या फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आसानी से एक्सप्लेन ना किया जा सकता हो, तो उसे हम जो है वो अकल्ट कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर मैजिक, विचक्राफ्ट, एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिक रिचुअल्स या फिर जो सीक्रेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है उनके कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑकल्ट का मतलब हमेशा इविल या फिर बुरा नहीं होता, ये सिर्फ हिडन या फिर सुपरनैचुरल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को रिफर करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी नॉवेल में एक सीक्रेट ग्रुप पुरानी मिस्टिकल रिचुअल्स और हिडन मैजिकल नॉलेज का यूज़ करता है तो उन एक्टिविटीज़ को जो है वो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस कहा जा सकता है। वैसे ही किसी ओल्ड लाइब्रेरी में सुपरनैचुरल सब्जेक्ट पर लिखी कुछ रेयर बुक्स मतलब कि है तो वो ऑकल्ट बुक्स उन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि सीक्रेट मैजिकल रिचुअल्स, सुपरनैचुरल पावर्स की स्टडीज, हिडन मिस्टिकल नॉलेजेस या फिर एंशंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो मिस्टीरियस मानी जाती है, तो ये सारी चीज़ें कैसी है, तो ये सारी चीज़ें ऑकल्ट है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑकल्ट का जो मतलब है ये सिर्फ मिस्टीरियस नहीं होता। मिस्टीरियस का तो मतलब होता है जो चीज़ें समझना मुश्किल होती है या फिर जो चीज़ें रहस्यमय होती है, कुछ ना कुछ रहस्य उनके पीछे होता है। ठीक है, जैसे कि कोई किला है तो उसके पीछे कोई रहस्य हो सकता है, कोई जगह है उसके पीछे कोई मतलब कि रहस्य हो सकता है। अगर वहाँ पर कोई चीज़ हो रही है यानी कि कोई चीज़ किसी तरीके से हो रही है तो वहाँ पर अगर हम समझ नहीं पा रहे कि ये चीज़ इस तरीके से कैसे हो रही है, तो वो होती है कोई चीज़ रहस्यमय होना, मिस्टीरियस होना। लेकिन ऑकल्ट का मतलब होता है ऐसा रहस्य जो हिडन नॉलेज, सुपरनैचुरल पावर्स या फिर मिस्टिकल प्रैक्टिसेस से स्पेसिफिकली रिलेटेड हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक बंद कमरा है जिसका राज किसी को नहीं पता, तो ये होता है किसी चीज़ का मिस्टीरियस होना कि भाई ये कमरा बंद क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या स्टोरी है। अगर हमें पता नहीं है तो वो चीज़ हमारे लिए कैसी हो जाएगी, मिस्टीरियस हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि वहीं दूसरी तरफ एक पुरानी किताब है जिसमें सुपरनैचुरल रिचुअल्स और हिडन मैजिकल नॉलेज लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो है वो सुपरनैचुरल जो पावर्स है वो प्रैक्टिसेस में लाई जा सकती है या फिर जो मैजिक है वो किस तरीके से जो है वो प्रैक्टिसेस में लाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं ऑकल्ट। ये डिफरेंस होता है किसी चीज़ के मिस्टीरियस होने में और किसी चीज़ के ऑकल्ट होने में। ठीक है, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, मिस्टिकल, एसोटेरिक या फिर सुपरनैचुरल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मिस्टिकल। ठीक है, मिस्टिकल का मतलब होता है स्पिरिचुअल या फिर सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव से जुड़ा हुआ। जैसे कि एक मॉन्क है, उसका अगर डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है तो वो मिस्टिकल हो सकता है। ठीक है, यानी कि सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो मिस्टिकल कहेंगे। बेसिकली ये जो मिस्टिकल वर्ड है ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर ज़्यादा फोकस
करता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है एसोटेरिक, एसेटेरिक। इसे अलग अलग तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं, या तो मतलब कि एसेटेरिक प्रोनाउंस करते हैं या फिर एसोटेरिक भी प्रोनाउंस किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ऐसा नॉलेज जो सिर्फ कुछ ही लोग समझते हैं या फिर कुछ ही लोग जानते हैं, ठीक है। यानी कि जिसके बारे में हर किसी को पता नहीं होता, जो स्पेशलाइज नॉलेज को ये जो वर्ड है वो दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक रेयर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, तो ये एसोटेरिक हो सकता है कि भाई किसी किसी को ये समझ में आता है या फिर कुछ कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, इस तरीके से। और तीसरा हमारा वर्ड है सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो नेचर के नॉर्मल रूल्स से मतलब कि परे हो, जो मतलब कि जो नेचुरल नहीं होता वो क्या है, सुपर नेचुरल है। जैसे कि भूतों की कहानियाँ होती है, उसमें सुपर नेचुरल इवेंट्स दिखाए जाते हैं कि कोई चुड़ैल है, वो उड़ सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, उसके पास जादू है, जादू से वो कहीं पे भी जा सकती है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें सुपर नेचुरल है, जो कि हमारे मतलब कि आसपास के नेचर में बिलोंग नहीं करती, बस हमें सुनने के लिए मिलती है, ठीक है। यानी कि पैरानॉर्मल चीज़ों को दिखाता है ये वर्ड सुपर नेचुरल। हमारे सारे सिनोनिम्स भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, साइंटिफिक, रैशनल या फिर ऑर्डिनरी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब होता है जो मतलब कि सबूत, एक्सपेरिमेंट और लॉजिक पर बेस होती है चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि हवा में कुछ भी कह दिया, या फिर ऐसी चीज़ें नहीं है मतलब कि भूतों की कहानियाँ, ये सारी साइंटिफिक नहीं होती, ठीक है। ये साइंटिफिक चीज़ें क्या होती है, जिनके पीछे प्रूफ होता है, जिनके पीछे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होता है, तर्क होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि वेदर फोरकास्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड से बनाया जाता है कि भाई आज जो है वो मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो मतलब कि बारिश होगी, धूप निकलेगी। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक चीज़ है कि इनके पीछे कोई बैठकर काम कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ऐसे नहीं है कि हवा में कोई तीर मार दिया, बस बोल दिया आज बारिश होगी और आ ही नहीं रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। साइंटिफिक चीज़ों के पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, कोई एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, स्टडी होती है, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक। रैशनल हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है लॉजिक और रीज़न के हिसाब से सोचना। जैसे कि मान लीजिए कि मशीन की जो प्रॉब्लम है उसको टेस्टिंग से आइडेंटिफाई करना क्या है, तो रैशनल अप्रोच है कि भाई आपने जो है वो लॉजिक और रीज़न की वजह से उसे सोचा है, इस तरीके से किया है। रैशनल चीज़ें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा है ऑर्डिनरी। इसका मतलब होता है नॉर्मल या फिर एवरीडे लाइफ से रिलेटेड होना। जैसे कि एक नॉर्मल हिस्ट्री बुक क्या हो सकती है, ऑर्डिनरी हो सकती है कि भाई एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है, कभी ना कभी ये तो इवेंट हुआ ही है, उसी को जो है वो दर्ज किया गया है बुक में, तो रियल है, ठीक है। ऑर्डिनरी है यानी कि एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, तो उसे हम कहेंगे यानी कि ऑर्डिनरी कहेंगे। बेसिकली ऑर्डिनरी में सुपर नेचुरल पावर या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं, हिडन एलिमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारे जो सारे एंटोनिम्स है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्ड ऑकल्ट सिंबल्स एंड मिस्टीरियस रिचुअल्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ ऐसे रहस्यमय सुपरनैचुरल सिंबल्स थे और मिस्टीरियस रिचुअल्स का वर्णन था। तो यहाँ पर ऑकल्ट का मतलब सिर्फ मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय से नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ों से है जो कि हिडन होती है, मिस्टिकल होती है और सुपरनैचुरल बिलीव्स या फिर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होती है। तो इस तरीके से हमने समझा है कि ऑकल्ट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परस्पायर। परस्पायर का क्या मतलब होता है, पसीना आना, पसीना बहाना। उसे हम क्या कहेंगे, परस्पायर का नाम उसे कहेंगे। यानी कि परस्पायर का मतलब होता है बॉडी से स्वेट यानी कि पसीना निकालना, खासकर गर्मी, एक्सरसाइज या फिर नर्वसनेस या फिर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। ये जो है वो स्वेट का ही एक मतलब कि ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये जो वर्ड है वो हम एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, हॉट वेदर, स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर जो मतलब कि कसरत भरा जो काम होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं जब हमें पसीना आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन धूप में लंबी वॉक करे या फिर जिम में जो है वो इंटेंस वर्कआउट करे तो उसे पसीना आना लगेगा, तो इंग्लिश में कहेंगे कि वो परस्पायरिंग है, ठीक है। वैसे ही एग्जाम से पहले नर्वसनेस की वजह से जो है वो कुछ लोग परस्पायर करने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, तो उसे भी हम जो है वो परस्पायर होना या फिर करना कह सकते हैं। यानी कि जिम में जो है वो वर्कआउट करते वक्त पसीना आना, गर्मी से बाहर चलने पर पसीना आना, स्टेज पर नर्वसनेस होकर मतलब कि नर्वस होकर पसीना आना, क्रिकेट खेलते वक्त, कोई भी स्पोर्ट खेलते वक्त जो है वो पसीना आना। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि परस्पायर का मतलब होता है पसीना आना, ठीक है। परस्पायर का मतलब सिर्फ फील हॉट नहीं होता, फीलिंग हॉट या फिर फील हॉट का मतलब होता है सिर्फ गर्मी महसूस करना, ठीक है। लेकिन परस्पायर का मतलब होता है बॉडी से वास्तव में, हकीकत में पसीना निकलना। जैसे कि मान लीजिए कि किसी रूम में एसी बंद होने की वजह से गर्मी लग रही है, तो ये होता है कि आप जो है वो हॉट फील कर रहे हो, कि आपको जो है वो थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है। लेकिन जिम में एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी से पसीना निकल रहा है, तो ये होता है वाकई में परस्पायर करना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी मतलब कि गर्माहट महसूस करने में और पसीना निकलने में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, स्वेट, ट्रांसपायर या फिर ग्लो। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्वेट। स्वेट का मतलब होता है बॉडी से पसीना निकलना, जैसे कि फुटबॉल खेलते वक्त अगर प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पसीने में भीग जाते हैं तो उसे हम स्वेट कह सकते हैं। ट्रांसपायर का क्या मतलब होता है, बॉडी से मॉइस्चर या फिर स्वेट रिलीज होना, जैसे कि गर्मी में स्किन से मॉइस्चर जो है वो ट्रांसपायर हो सकता है, जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी चिपचिपी महसूस करती है तो उसे हम ट्रांसपायर कह सकते हैं। ट्रांसपायर बेसिकली साइंटिफिक या फिर मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में स्किन से मॉइस्चर निकलने के लिए यूज होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जबकि परस्पायर स्पेसिफिकली पसीने आने को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ग्लो हमारा तीसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सरसाइज या फिर हीट की वजह से स्किन का हेल्दी और हल्का सा चमकना, उसे हम ग्लो कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉर्निंग रन के बाद किसी एथलीट का जो चेहरा है वो ग्लो कर सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने जो है वो एक पसीने का ही सब्स्टिट्यूट जैसा वर्ड हमने जो है वो यहाँ पर पढ़ा है। ग्लो का मतलब पसीना निकलना तो नहीं होता है, लेकिन उस चीज़ से रिलेट किया गया है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, ड्राई, कूल या फिर रिमेन ड्राई। ड्राई का मतलब होता है जहाँ पर नमी नहीं होती, जहाँ पर पसीना नहीं होता है, जहाँ पर जो है वो कोई गीलापन नहीं होता है, उसे हम ड्राई कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एसी रूम में बैठने से हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई रहती है, क्योंकि हम हॉट फील नहीं करते हैं तो पसीना भी नहीं आएगा, इस तरीके से। कूल का मतलब होता है बॉडी का ठंडा होना, कंफर्टेबल रहना, तो उसे हम जो है वो कूल कह सकते हैं। जैसे कि स्विमिंग पूल में रहने से जो है वो हमारी बॉडी कूल रहती है, तो उसे हम कूल कहेंगे। रिमेन ड्राई का भी सेम मतलब होता है कि सूखा रहना, ठंडी जो है वो मतलब कि विंटर मॉर्निंग में जो है वो मान लीजिए कि हल्की हल्की सी अगर आप ठंडी के मौसम में वॉक कर रहे हो तो आपकी बॉडी कैसे रहती है, ड्राई रहती है, पसीना नहीं आता, इस तरीके से। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसी के साथ एग्जाम्पल की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, पीपल नेचुरली पर्सपायर ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज टू हेल्प कूल देयर बॉडीज। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान लोगों की बॉडी से नेचुरली पसीना निकलता है, जो बॉडी का टेम्परेचर कम करने और उसे ठंडा रखने में मदद करता है। तो यहाँ पर परस्पायर का मतलब बॉडी से स्वेट रिलीज होना है, जो एक नॉर्मल और हेल्दी बॉडीली प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैवेज। रैवेज का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह करना, भारी नुकसान पहुंचाना, किसी चीज़ को उजाड़ देना, उसे हम कहते हैं रैवेज। रैवेज का मतलब होता है किसी जगह, किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाना या फिर तबाह कर देना। इसमें जो है वो डैमेज सिर्फ छोटा या फिर नॉर्मल नहीं होता, बल्कि बहुत ही सीवियर या फिर बहुत ही वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। ये जो वर्ड है वो अक्सर नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स, डिजीज, फायर्स या फिर जो फ्लड है या फिर जो ह्यूरिकेन्स है या फिर जो पेस्ट होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं जब ये सारी चीज़ें क्या करती है तो तबाही मचाती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पावरफुल साइक्लोन किसी कोस्टल सिटी के मतलब कि घरों, रोड या फिर बिल्डिंग्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, तो कह सकते हैं कि साइक्लोन ने उस सिटी को क्या कर दिया है, रैवेज कर दिया है, तबाह कर दिया है, तहस नहस कर दिया। वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही भयानक या फिर डेंजरस बीमारी है जो कि किसी पॉपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो ये भी एक तरीके से रैवेज कहलाया जा सकता है। यानी कि बाढ़ का पूरे गाँव को तबाह कर देना, जंगल में भयंकर आग से जो है वो हज़ारों पेड़ का जला देना, या फिर साइक्लोन का कोस्टल एरिया को डिस्ट्रॉय कर देना, डेंजरस बीमारी का बहुत सारे लोगों को मार देना, नुकसान पहुंचाना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे मतलब कि रैवेज के ही एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आपको ये ध्यान रखना है कि रैवेज का मतलब होता है तबाह करना, नुकसान करना, बर्बाद करना, उजाड़ देना। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि रैवेज का मतलब सिर्फ डैमेज नहीं होता। डैमेज का तो मतलब होता है किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, कोई छोटी सी भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कि गाड़ी पर स्क्रैच लगा दिया, गाड़ी पर जो है वो किसी चीज़ की वजह से स्क्रैच आ गया, ये भी डैमेज है। अगर आपको चोट लग गई तो ये भी डैमेज है, ठीक है। तो ये सारी होती है डैमेज। लेकिन रैवेज का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से बड़े स्केल पर तबाह कर देना, ठीक है, जहाँ पर जो है वो मतलब कि जान माल की जो है वो हानि भी हो सकती है। इस तरीके से भी हमें जो है वो समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि डिफरेंस समझते हैं कि डैमेज और रैवेज में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कार पर एक छोटा सा स्क्रैच आ गया, तो ये तो होता है भाई कोई डैमेज हो गया, ठीक है, कोई चीज़ डैमेज हो गई। लेकिन भूकंप का पूरे शहर की बिल्डिंग्स को गिरा देना, जहाँ पर जो है वो भारी मात्रा में यानी कि चीज़ों का भी नुकसान हुआ है, साथ ही साथ लोग भी मरे हैं, तो ये होता है रैवेज, टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल तबाही। तो उसे हम क्या कहेंगे, रैवेज हम उसे कहेंगे। डिफरेंस समझना है कि डैमेज और रैवेज में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डेवस्टेट, डिस्ट्रॉय या फिर रेक।
सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डेवेस्टेट। डेवेस्टेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से तबाह या फिर बर्बाद कर देना। डेवेस्टेट बेसिकली कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पर फोकस करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भूकंप है जो कि पूरे जो है वो मतलब कि सिटी को डेवेस्टेट कर सकता है। डेवेस्टेट कर सकता है यानी कि तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। डिस्ट्रॉय हमारा दूसरा वर्ड है। इस चीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीटली ख़त्म कर देना या फिर तोड़ फोड़ कर देना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि डिस्ट्रॉय करना कह सकते हैं। जैसे कि फायर क्या करती है, घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रॉय का। रैक हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बुरी तरीके से डैमेज कर देना, ठीक है। जैसे कि एक्सीडेंट में एक कार जो है वो रैक हो सकती है। रैक हो सकती है यानी कि डैमेज हो गई, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसे हम जो है वो रैक कहेंगे। तो ये सारे हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स के बारे में बात करने की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व या फिर रिस्टोर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को नुकसान से बचाना। जैसे कि फ्लड बैरियर्स क्या करते हैं, सिटी को फ्लड से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बचा रहे हैं, इस तरीके से हम समझेंगे। प्रोटेक्ट में बेसिकली सेफ्टी और प्रिजर्वेशन होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड खुद आता है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छी कंडीशन में बचा कर रखना। बेसिकली प्रिजर्व में कंजर्वेशन को दिखाया जाता है। जैसे कि जो फॉरेस्ट लॉज होते हैं, यानी कि जो मतलब कि जंगल को लेकर जो नियम कानून होते हैं, वो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करते हैं। यानी कि जो जंगल में रहने वाली जो लाइफ्स है, यानी कि जो मतलब कि जानवर है, जो भी मतलब कि वहाँ पर जीवन है, उनको बचाते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रिजर्व यानी क्या होता है। और रिस्टोर हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी डैमेज चीज़ को दोबारा अच्छी कंडीशन में लाना। रिस्टोर क्या करता है कि डैमेज के बाद रिपेयर और रिकवरी को दिखाता है। जैसे वो चीज़ पहले वाली कंडीशन में थी, वैसी ही चीज़ को वो मतलब कि पहले वाली कंडीशन में वापस लाना, उसे हम रिस्टोर करना कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग है, वो अगर ख़राब हो चुकी है, अगर उसे जो है वो उसकी मरम्मत की जाए, उसे जो है वो सही बनाया जाए, तो उसे क्या किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है। उसे जो है वो अपनी पहली वाली कंडीशन में वापस लाया जा रहा है। इस तरीके से हमें समझना है कि रिस्टोर का मतलब क्या होता है। तो ये सारे हमारे जो है वो हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द पावरफुल हरिकेन रैविश द कोस्टल विलेजेस लिविंग थाउजेंड ऑफ पीपल होमलेस। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक बहुत ही पावरफुल हरिकेन ने जो है वो कोस्टल विलेजेस को बुरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसके कारण हज़ारों लोगों के घर बर्बाद हो गए और वो बेघर हो गए। तो यहाँ पर रैविज का मतलब सिर्फ थोड़ा सा नुकसान पहुँचाना नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़े स्केल पर सीवियर डिस्ट्रक्शन या फिर तबाही मचाने से था, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा है कि रैविज यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डॉसाइल। डॉसाइल का क्या मतलब होता है, आज्ञाकारी, विनम्र, सहज नियंत्रित होने वाला, शांत स्वभाव का, ठीक है, जिसे मतलब कि अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डॉसाइल हम उसे कहेंगे। यानी कि डॉसाइल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा जानवर जो आसानी से जो मतलब कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, हमारे जो आदेश होते हैं, उनको मान लेता है, शांत होता है और जिसे कंट्रोल करना या फिर ट्रेन करना आसान हो, तो उसे हम डॉसाइल कह सकते हैं। इसमें बेसिकली जो जिद्दीपना होता है या फिर जो स्टबननेस या फिर जो रेजिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, डॉसाइल हम उसे कहेंगे। ये वर्ड अक्सर हम जो है वो बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स या फिर जो जानवर होते हैं जो हम घर में पालते हैं, पालतू जानवर जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, जो कोऑपरेटिव और ओबीडियंट होते हैं, यानी कि आज्ञाकारी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक डॉग है जो कि अपने ओनर की हर कमांड, जैसे कि सिट, स्टे, कम, गो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिना जिद किए मान लेता है, तो वो डॉसाइल डॉग है। यानी कि कैसा है, आज्ञाकारी है, हर चीज़ को मानता है, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, एक कोई स्टूडेंट है जो कि टीचर की बात जो है वो ध्यान से सुनता है और डिसिप्लिन से फॉलो भी करता है, तो वो उसे भी जो है वो डॉसाइल कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मतलब कि यहाँ पर क्या डिफरेंसेस एग्जाम्पल बताए गए हैं कि ओनर की बात मानने वाला पेट डॉग, टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाला स्टूडेंट, शांत और इजीली ट्रेंड होने वाला हॉर्स जिसे हम कह सकते हैं यानी कि घोड़ा, या फिर डिसिप्लिन फॉलो करने वाला एम्प्लॉय। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे किस चीज़ के हैं, डॉसाइल के ही एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन दोस्तों डॉसाइल का मतलब सिर्फ क्वाइट होना नहीं होता। क्वाइट का तो मतलब होता है जो कम बोलता है या फिर शोर नहीं मचाता, लेकिन डॉसाइल का मतलब होता है जो ओबीडियंट होता है, कोऑपरेटिव होता है, इजीली मैनेजेबल होता है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि क्लास में चुपचाप बैठा है, तो वो क्वाइट हो सकता है कि भाई वो शांत है, शोर नहीं मचा रहा। लेकिन एक स्टूडेंट टीचर की हर इंस्ट्रक्शन ध्यान से फॉलो कर रहा है, कभी भी जिद नहीं करता है, पलटकर जवाब नहीं देता है, तो ये डॉसाइल होना होता है। डिफरेंस होता है क्वाइट और डॉसाइल में, जो कि आपको समझना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है।
अब सिनोनिम की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड है ओबीडियंट, कंप्लायंट या फिर मीक। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस या फिर रूल्स को मानने वाला, ठीक है। एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स की बात मानता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? हम ओबीडियंट कहेंगे, ठीक है। ओबीडियंट बेसिकली रूल्स फॉलो करने पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा वर्ड आता है कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब होता है जो बिना विरोध के रिक्वेस्ट या फिर रूल्स को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। कंप्लायंट एग्रीमेंट या फिर कॉपरेशन को दिखाता है। एक एम्प्लॉय जो कि कंपनी के सेफ्टी रूल्स से मतलब कि कंप्लायंट तरीके से फॉलो करता है, तो वो कैसा है? मतलब कि कंप्लायंट है, रिक्वेस्ट और मतलब कि रूल्स को एक्सेप्ट करता है, फॉलो करता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड है मीक। मीक का मतलब होता है नम्र होना, जेंटल होना। बेसिकली मीक के जो वर्ड है वो ह्यूमिलिटी और सॉफ्टनेस को दिखाता है। एक बहुत ही जेंटल और पोलाइट बच्चा मीक हो सकता है। मीक हो सकता है यानी कि बहुत ही नम्र है, ठीक है, विनम्र है, इस तरीके से। तो हमारे सारे सिनोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, रेबेलियस, स्टबर्न या फिर डिफायंट। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रेबेलियस। रेबेलियस का क्या मतलब होता है? जो अथॉरिटी या फिर रूल्स का विरोध करता हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल के जो है वो रूल्स को तोड़ना, टीचर्स की बात ना मानना, ये कैसा बिहेवियर है? ये रेबेलियस बिहेवियर है, यानी कि विद्रोह करना, बेसिकली विरोध में जाना, खिलाफ जाना। तो ऐसे बिहेवियर को हम जो है वो रेबेलियस बिहेवियर कह सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जो अपनी बात आसानी से मतलब कि मनवा लेता है, या फिर जिसे हम ज़िद्दी कह सकते हैं, या फिर अपनी बातों से जो है वो आसानी से नहीं हटता, तो उसे हम जो है वो स्टबन कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि बार बार जो है वो किसी टॉय की ज़िद करता है, किसी खिलौने की ज़िद करता है, या फिर बार बार समझाने पर भी होमवर्क नहीं करता है, तो वो कैसा बच्चा है? स्टबन बच्चा है, बहुत ही ज़िद्दी है, यानी कि अपनी बात पर अड़े रहता है, तो उसे हम कहेंगे स्टबन होना। तीसरा हमारा वर्ड है डिफायंट। डिफायंट का मतलब होता है जो खुलकर अथॉरिटी या फिर ऑर्डर्स का विरोध करता है, तो उसे हम जो है वो डिफायंट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोच के जो इंस्ट्रक्शन है उनको जानबूझकर इग्नोर करना, ये डिफायंट बिहेवियर हो सकता है कि आप जो है वो उसका क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो, ऑर्डर या फिर मतलब कि अथॉरिटी का विरोध कर रहे हो। इस तरीके से हमने समझा है कि डिफायंट यानी होता क्या है। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द ट्रेनर वॉज एबल टू टीच द डॉसाइल हॉर्स मैनी न्यू कमांड्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि ट्रेनर ने उस शांत और आज्ञाकारी घोड़े को आसानी से बहुत सारी नई कमांड जो है वो सिखा दी, नई बातें सिखा दी। तो यहाँ पर डॉसाइल का मतलब सिर्फ शांत होने से नहीं है, बल्कि ऐसा होना जो इंस्ट्रक्शन को, यानी कि जो हमारी जो मतलब कि जो भी सारी कमांड्स होती है, जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं, उनको आसानी से माने, और जिसे ट्रेन करना ईजी हो, जिस पर हुक्म चलाना या फिर जिसे कंट्रोल करना ईजी होता है। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हमने जो है वो मतलब कि ये जो वर्ड है डॉसाइल वो यूज़ किया है। अब इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आज के हमारे लास्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, राजी करना, समझाकर तैयार करना, सहमत करना बेसिकली। यानी कि परसुएड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जो है वो अपनी बात, लॉजिक, रीजंस या फिर इमोशनल अपील के थ्रू जो है वो किसी काम के लिए मना लेना, या फिर उससे जो है वो अपना डिसीजन बदलने के लिए तैयार कर देना। इसमें बेसिकली कोई फोर्स नहीं होती है, यानी कि कोई मतलब कि जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कन्विंसिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये वर्ड हम अक्सर जो है वो पेरेंट्स को मनाने को लेकर, हमारे टीचर्स जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, बिजनेस मीटिंग्स या फिर जो नेगोशिएशंस होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, जब मतलब कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मना रहा होता है किसी अच्छे काम के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझिए कि अगर एक स्टूडेंट पिकनिक पर जाना चाहता है और अपने पेरेंट्स को अच्छे रीजंस देकर जो है वो परमिशन के लिए मना लेता है, तो उसने क्या किया है? अपने पेरेंट्स को परसुएड किया है, यानी कि मनाया है, ओके, समझाकर तैयार किया है, सहमत किया है। वैसे अगर एक सेल्स पर्सन जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस कर लेता है, तो वो कस्टमर को क्या कर रहा है? परसुएड कर रहा है, ठीक है। कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार करना, फ्रेंड को हेल्दी फूड खाने के लिए कन्विंस करना, पेरेंट्स को ट्रिप के लिए परमिशन देने के लिए मनाना, किसी को अच्छी एडवाइस मान लेने के लिए समझाना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किस बात के हैं? परसुएड के ही है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि परसुएड का जो मतलब है वो फोर्स नहीं होता। फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवाना। परसुएड का मतलब होता है लॉजिक, एक्सप्लेनेशन देकर, इमोशनल अपील से किसी को खुद से जो है वो मतलब कि किसी का खुद से मान जाना उस बात के लिए। आप जो है वो मना रहे हो, ठीक है, इस तरीके से ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई बच्चा है,
उसको अगर आप जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके डांट फटकार कर अगर आप उससे होमवर्क करवा रहे हो तो ये होता है फोर्स करना किसी को, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप उसे समझाओगे कि होमवर्क की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या होती है, अगर ये समझाकर खुद से होमवर्क करने के लिए अगर वो तैयार हो जाता है तो ये होता है परसुएड करना, कि आपने जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की बल्कि आपने किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया, लॉजिक समझाया, इमोशनल अपील की। इस तरीके से डिफरेंस होता है फोर्स और परसुएड में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कन्विंस, इन्फ्लुएंस या फिर कोएक्स। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कन्विंस। कन्विंस का मतलब होता है किसी को किसी बात पर यकीन दिला देना। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर अगर मान लीजिए कि पहले स्टूडेंट्स को रिसाइकलिंग के बेनिफिट्स जो है वो समझा रही है, तो वो क्या कर रही है, कन्विंस कर रही है बेसिकली, यानी कि उन्हें भी जो है वो मतलब कि बदलाव लाने पर फोकस कर रही है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी के डिसीजन या फिर बिहेवियर पर असर डालना। इन्फ्लुएंस इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि एक फेमस एथलीट यंग प्लेयर्स को एक्सरसाइज करने के लिए क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि उनके बिहेवियर या फिर उनका जो डिसीजन है उस पर असर डालने की कोशिश कर रहा है। इसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंस करना। और कोएक्स का क्या मतलब होता है, प्यार से, पेशेंस के साथ, जेंटली किसी को मनाना, बहलाना, फुसलाना, उसे हम कहते हैं कोएक्स करना। जैसे कि माँ जो है वो बच्चे प्यार से जो है वो बच्चे को सब्जी खाने के लिए कोएक्स करती है कि भाई ये भी सब्जी खाओ, ये भी बहुत अच्छी होती है, इस तरीके से। तो ये होता है किसी को प्यार से बहलाना, फुसलाना, अच्छे से मतलब कि मनाना, तो उसे हम जो है वो कोएक्स करना कहते हैं। हमारे सारे सिनोनिम्स हो गए। अब बारी आती है एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन वर्ड्स आते हैं डिसऑर्ड, डिस्करेज या फिर प्रिवेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, डिसऑर्ड। जहाँ पर हमने परसुएड पढ़ा था, यहाँ पर हमारा वर्ड क्या आता है, डिसऑर्ड आता है। डिसऑर्ड का क्या मतलब होता है, किसी को कोई काम ना करने के लिए मनाना। पहले हम मना किसके लिए रहे थे, कोई काम करने के लिए, अब हम मना किसके लिए रहे हैं, कोई काम ना करने के लिए। ओके, परसुएड और डिसऑर्ड में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि परसुएड किसी काम को करने के लिए मनाता है, जबकि डिसऑर्ड उसी काम को ना करने के लिए समझाता है। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड को मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए परसुएड करना अलग बात है, अगर वेदर डेंजरस हो उसे पार्टिसिपेट ना करने के लिए अगर आप समझाते हो कि भाई बाहर बहुत ज़्यादा मौसम खराब है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो ये होता है डिसऑर्ड करना। एक तरफ है मनाना, दूसरी तरफ है ना करने के लिए मनाना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा वर्ड है डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है किसी का कॉन्फिडेंस या फिर मोटिवेशन कम कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि कोच जो है वो प्लेयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए परसुएड करता है, नेगेटिव कमेंट्स उन्हें क्या करते हैं, प्रैक्टिस से डिस्करेज कर सकते हैं। ये होता है डिफरेंस परसुएड करने में और डिस्करेज करने में। बेसिकली डिस्करेज किसी को एक्शन या फिर रोकने या फिर उसका एंथुसियाज्म कम करने पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी काम को होने से रोक देना, यानी कि पेरेंट्स अगर बच्चे को लाइब्रेरी ज्वाइन करने से क्या कर सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं। परसुएड कर सकते हैं यानी कि उसे आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई तुम लाइब्रेरी जो है वो ज्वाइन करो। अगर लाइब्रेरी बंद हो जाए तो वो सिचुएशन उसे ज्वाइन करने से क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। तो ये डिफरेंस होता है परसुएड करने में और प्रिवेंट करने में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि प्रिवेंट का मतलब क्या होता है। इसी के साथ हमारे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, शी परसुएडेड हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू स्टडी अब्रॉड। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने अपने पेरेंट्स को समझाकर उन्हें अच्छे रीजंस देकर इस बात के लिए मना लिया कि उसे अब्रॉड में पढ़ाई करने की परमिशन मिल जाए। तो यहाँ पर परसुएडेड का मतलब ज़बरदस्ती करना नहीं था, उसने किसी भी तरीके का फोर्स यूज़ नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि लॉजिक और एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है वो किसी को राज़ी किया। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है कि परसुएड यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज के जो सारे वर्ड्स हैं वो अच्छे से समझ आए हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।